वेलकम टू विद्याम क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका सोशल स्टडीज टीचर विकल्प त्रिवेदी आज आपके साथ जुड़ा हूं एक नया चैप्टर लेकर, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। क्या है हमारे चैप्टर का नाम आज का? मनी एंड क्रेडिट। आज का चैप्टर हम बिना किसी डेफिनेशन के एक सवाल से शुरू करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपके लाइफ की बेसिक नेसेसिटी क्या है? आपके लाइफ की बेसिक नेसेसिटी क्या है? क्या है वो ऐसी चीज जिससे आपकी लाइफ की ये बेसिक नेसेसिटी, आपकी लाइफ जो है वो बेटर बन सकती है? क्या है वो ऐसी चीज जिससे आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है? क्या है वो ऐसी चीज? क्या आप बोलोगे फूड सर, आप बोलोगे सर एजुकेशन, कोई बोलेगा क्लोथिंग, कोई बोलेगा टेक्नोलॉजी, है ना? कोई कुछ भी बोल सकता है। कोई बोल सकता है फूड, कोई बोल सकता है होम, कोई बोल सकता है टेक्नोलॉजी, कोई बोल सकता है क्लोथ, है ना? अब मुझे दूसरे सवाल का एक आसान सा जवाब दो कि तुम में से किसी ने बोला फूड, हमारे लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। किसी ने बोला हमारे लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट है एजुकेशन। किसी ने बोला हमारे लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट है होम, घर। और कुछ लोगों ने बोला हमारे लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी। ठीक है, मुझे एक बात का जवाब दो कि क्या ये सारी चीजें तुम्हें फ्री में मिल जाती है? क्या इन सारी चीजों को तुम ऐसे ही जाते हो दुकान पे, स्कूल में गए, बैठ गए आके, बोले चलो हमको पढ़ा दो, क्योंकि हमारी लाइफ की बेसिक नेसेसिटी क्या है? एजुकेशन है, तो एजुकेशन हमको चाहिए, वो बेसिक नेसेसिटी हमको क्या करवानी है? पूरी करवानी है। दूसरी चीज, तुम दुकान पे गए, तुमने बोला 1 किलो आटा दे दो, उसने आटा दे दिया और तुम वहां से चले गए, बोले लाइफ की बेसिक नेसेसिटी है फूड, तो इसमें मुझे पे क्यों करना है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, है ना? अगर तुमको ये सारी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज मीट करनी है, सारी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है, तो तुम्हारे पास एक चीज होनी जरूरी है, दैट इज मनी। मनी के एक्सचेंज में ही लाइफ की सारी बेसिक नेसेसिटीज आप एक्वायर कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो, आप किसी सर्विस को हायर कर सकते हो किसी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। किसके एक्सचेंज में? मनी के एक्सचेंज में। इसीलिए पैसा लाइफ की सबसे बेसिक नेसेसिटी बन चुका है। क्या बन चुका है? पैसा लाइफ की सबसे बेसिक नेसेसिटी बन चुका है। ठीक है, आप फार्मर हो, आप कहीं जॉब करते हो, आपके कोई बिजनेस है, तो इन सब का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मनी। इन सब का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मनी, है ना? आपको भी मनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करो तो बिजनेस में क्यों कर रहे हो? बिजनेस टू अर्न मनी, है ना? और बिजनेस शुरू करने के लिए लगता भी क्या है? पैसा। अगर आप बोलोगे सर किसानी, खेती, हमारे पास तो जमीन है, उसमें क्या पैसा लग रहा है? बेटा, जब आप फसल बोते हो, खेती जब करते हो, जब एग्रीकल्चर करते हो ना, तो उसमें कई सारी एक्टिविटीज होती है जिसमें क्या लगता है? पैसा लगता है। तो मनी इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ, है ना? हम क्या कह सकते हैं? मनी इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ मॉडर्न लाइफ। आई आपकी बात समझ में? और दूसरी चीज है क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है हम आगे समझते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मनी? देखो, पहले ही समझा दिया मैंने तुमको, मनी क्या है, पैसा क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। पर डेफिनेशन हमको थोड़ी लंबी लिखनी पड़ेगी ना। मान लो आ गया व्हाट डू यू मीन बाय मनी, मनी होती क्या है, तो हमको थोड़ा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। तो आप समझते हो एक्सप्लेनेशन क्या होता है इन अ बार्टर सिस्टम। अच्छा, ये है ना, नहीं पता हो तुमको तो एक सिस्टम हुआ करता था पहले, बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे उसको? बार्टर, BARTER, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में एक चीज होती थी। क्या चीज होती थी? मेरे पास एक गुड है, तुम्हारे पास एक गुड है, मैंने तुम्हें वो गुड दे दिया, कोई चीज दे दी, और तुमने मुझे एक्सचेंज में दूसरी चीज दे दी। क्या यहाँ पर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ? क्या यहाँ पर पैसा लगा? यहाँ पर पैसा नहीं लगा। एक चीज के एक्सचेंज में हमने दूसरी चीज ले ली, ठीक है, तो एक्सचेंज हो गया। बार्टर सिस्टम वाज बेसिकली दैट सिस्टम। बार्टर सिस्टम वाज बेसिकली एन एक्सचेंज सिस्टम। कौन सा सिस्टम था ये? एक्सचेंज करने का सिस्टम था। दिस रिक्वायर्स, इतना समझ में आया? अब हम समझते हैं बार्टर सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या थी। बार्टर सिस्टम की क्या थी? रिक्वायरमेंट क्या थी? दिस रिक्वायर्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, है ना? इसमें क्या होना चाहिए था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सर ये क्या होता है? ये क्या लंबी लंबी चीजें फेंक रहे हो सर? क्या होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट? देखो, बार्टर सिस्टम अभी हमने काफी सिंपल भाषा में समझा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्या समझा हमने? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं होती। क्या इन्वॉल्व नहीं होती? मनी इन्वॉल्व नहीं होती। यहां पर क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मान लो मुझे चाहिए गेहूं, मुझे क्या चाहिए? गेहूं चाहिए, ठीक है, और सामने वाले को चाहिए जूते। तो क्या मैं गेहूं के बदले में जूते दे दूंगा? सामने वाले को चाहिए जूते और मुझे चाहिए गेहूं, उसके पास गेहूं है, मुझे जूते बेचना ही नहीं है मेरे, मैं एक्सचेंज में जूते दे ही नहीं सकता।
और मेरे को गेहूं भी चाहिए, तो यहां पर क्या होना चाहिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। मतलब मेरे पास जो चीज है सामने वाले को भी उसी चीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मेरे जूतों की रिक्वायरमेंट सामने वाले को होगी और उसकी चीज की रिक्वायरमेंट, उसके गेहूं की रिक्वायरमेंट अगर मुझे है तो ही बार्टर सिस्टम वर्क करता था। मतलब आपको कोई चीज चाहिए तो पहले वो पर्सन आपको ढूंढना पड़ता था जिसको वो चीज चाहिए जो आपके पास है। आपके पास मान लो एक टेबल है ना, और आपको चाहिए व्हीट चाहिए या राइस चाहिए, चावल चाहिए, तो आपको एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो एक टेबल के एक्सचेंज में आपको क्या दे दे, चावल दे दे। ठीक है, बड़ा कठिन सिस्टम था, है ना। सुनने में लग रहा है पहले तो कितना आसान लग रहा था, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज कर लिया, मैंने टेबल दी, उसने गेहूं दे दिया। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना जरूरी है, सामने वाले को भी उस चीज की जरूरत होनी चाहिए, तभी एक्सचेंज हो सकता है। अभी मैं तुम्हारे पास आया और मैंने बोला कि ये मेरी एक बुक है, ये ले लो, मेरे पास एक बुक है, ये ले लो, और बदले में मेरे को तुम्हारा फोन दे दो, तो तुम दोगे क्या? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि यू डोंट रिक्वायर दैट बुक, तुमको उस बुक की डिमांड नहीं है, उस बुक की जरूरत ही नहीं है ना, तो क्यों लोगे तुम? अरे बात समझ में। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि उसमें डबल रिक्वायरमेंट ऑफ वांट्स होना जरूरी था। ठीक है, मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एक्टिंग वाइडली एक्सेप्टेड इंटरमीडिएट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसीलिए किसका इन्वेंशन हुआ? इसीलिए मनी का इन्वेंशन हुआ। किसका इन्वेंशन हुआ? मनी का इन्वेंशन हुआ। अब हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड करते हैं, उसके एक्सचेंज में जिस भी करेंसी में आप डील करते हो, जिस भी कंट्री के हो, जिस भी करेंसी में आप पे करोगे, उसको पे किया, ठीक है, और एक्सचेंज में क्या ले लिया? गुड ले लिया, तो प्रोडक्ट ले लिया, गुड मतलब प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, तो मनी ने क्या करा? मनी ने ये जो डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट वाला जो प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, क्या कर दी? खत्म कर दी। दूसरी चीज मनी ने ये करी कि प्रोडक्ट के जो चीजें होती, चीजों की उसने क्या करा? चीजों की उसने प्राइस फिक्स कर दी। ठीक है, चीजों की क्या करी? प्राइस फिक्स कर दी। बार्टर सिस्टम में प्राइस फिक्स करना इम्पॉसिबल था। क्या था बार्टर सिस्टम में? प्राइस फिक्स करना इम्पॉसिबल था। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम एक्सचेंज सिस्टम था जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि सामने वाले को भी उसी चीज की जरूरत होनी चाहिए जो आपके पास है, तभी एक्सचेंज पॉसिबल होगा। ठीक है, या तो आपको कोई ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको आपकी चीज की रिक्वायरमेंट हो और उसकी चीज की रिक्वायरमेंट आपको हो। बड़ा डिफिकल्ट सिस्टम था, इसलिए मनी आई। प्रोडक्ट की हमने प्राइस डिसाइड करी, चीजों की हमने प्राइस डिसाइड करी, मनी पे करी, प्रोडक्ट ले लिया। आई बात समझ में? बढ़ते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी के मॉडर्न फॉर्म्स क्या होते हैं? किन किन फॉर्म्स में हम मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, किन किन फॉर्म्स में हम मनी को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, समझते हैं। सबसे पहली चीज है करेंसी। सबसे पहली चीज क्या है? करेंसी। नोट है, नोट। जेब में 10 रुपए का तो नोट होगा, देखा होगा नोट। तो जितने भी नोट्स होते हैं, जितने भी कॉइन्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? करेंसी होती है। वो क्या होती है? करेंसी होती है। और हर कंट्री की अपनी एक यूनिक करेंसी होती है। इंडिया की करेंसी रुपया है ना, और यूएस है तो यूएस का सबको पता है, यूएस डॉलर है ना, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ऐसे अलग अलग जो होता है करेंसीज होती है। ठीक है, इंक्लूड्स पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। क्या इंक्लूड होता है इसमें? पेपर नोट्स और कॉइन्स। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात ये होती है कि सर ये करेंसी छपती कैसे है? ये नोट जो है, ये नोट कौन छापता है? ये हमारे जेब में जो सिक्के हैं, इन पर जो बना हुआ होता है, जो 1 रुपया 2 रुपया लिखा होता है, ये कौन छापता है? ये छापती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन छापता है? ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉइन्स हो या पेपर करेंसी हो, दोनों को कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है करेंसी को लेके? नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सब छापता है किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। इंडिया में जो करेंसी छपती है, वो कॉइन हो या फिर नोट्स हो, वो करेंसी जो है वो कौन छापता है? आरबीआई छापती है। कौन छापती है? आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन क्या आरबीआई के पास कंप्लीट अथॉरिटी है इसको लेके? क्या वो अपनी मर्जी से करेंसी छाप देगी? नहीं। उसकी अथॉरिटी है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दूसरी टाइप ऑफ मनी है डिपॉजिट। दूसरी टाइप ऑफ मनी क्या है? डिपॉजिट। ठीक है, समझते डिपॉजिट क्या होता है? पीपल डिपॉजिट एक्स्ट्रा कैश विद बैंक्स। दिस डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड एंड यूज्ड फॉर पेमेंट्स वाया चेक्स।
हाँ, तो तुम बहुत अमीर हो गए, है ना, तुमने क्या करा, बहुत अमीर हो गए, ठीक है, तो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है, तो बोलो कहाँ रखूं कैश, कहाँ रखूं कैश, कहाँ रखूं, तुम गए बैंक में, तुमने बैंक में पैसे क्या कर दिए, जमा करवा दिए, पैसे क्या करवा दिए, बैंक में जमा कर दिए। बहुत अमीर होने की जरूरत नहीं है, कॉमन पीपल ऑल्सो डू दिस, ठीक है, तो बैंक में तुमने क्या करे, पैसे जमा करा दिए। अब ये पैसा जो है तुमने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, कि मेरा पैसा है, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम संभाल के रखोगे, ठीक है, मैं तुम्हारा कस्टमर हूं, मेरा यहाँ पर क्या है, अकाउंट है, ठीक है, क्या है मेरा यहाँ पर, अकाउंट है, तो उसको बोलते हैं डिपॉजिट, उसको क्या बोलते हैं, डिपॉजिट। अपना, सिंपल भाषा में अपना पैसा ले जाके बैंक को दे देना कि पैसा अपने पास रखो, जब जरूरत पड़ेगी मैं ले दूं। अब बैंक इज लायबल, बैंक की ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको जब पैसे की जरूरत हो, वो पैसे आप निकाल सकते हो अपनी मर्जी से, जितना चाहो निकाल सकते हो, जैसे चाहो निकाल सकते हो, चेक में पेमेंट कर सकते हो, चेक में पेमेंट करते हो, आपने किसी के नाम पे चेक लिख दिया कि XYZ पर्सन को मेरे ब्याह पे इतना पैसा दे दो, तो पैसा कौन देता है, वो पैसा बैंक देता है। वो पैसा बैंक क्यों देता है, क्योंकि आपका पैसा बैंक ने क्या कर रखा है, डिपॉजिट कर रखा है, आपने खुद ले जाके बैंक में पैसा क्या करवाया है, डिपॉजिट करवाया है। पहले टाइप की मनी क्या पढ़ी अपन ने, करेंसी, दूसरे टाइप की क्या पढ़ी अपन ने, डिपॉजिट। अब आ गया है 21st सेंचुरी, है 21st सेंचुरी का भी क्वार्टर खत्म हो गया, अब 2025 खत्म हो चुका, 2026 भी आधा हो चुका। अब आ गई है तीसरी करेंसी, तीसरी टाइप ऑफ मनी, ई मनी, पता होगा आपको, है ना, कौन सी मनी आ गई है, ई मनी। ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, दैट इज ई मनी, उसको क्या बोलते हैं, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। इसमें आपको जाना पड़ता था बैंक, देखो इन दोनों में क्या था, इसमें वॉलेट भर के करेंसी जेब में रखनी पड़ती है यार, उसमें डर ये रहता है कि कोई कैश निकाल ले, तो मैं बारिश में कहीं जा रहा हूँ, गीला हो गया तो पैसे खराब हो जाएंगे, और इतना बोझ लेके घूमना पड़ता है, तो क्या करा, है ना, तो इसकी प्रॉब्लम ये थी कि करेंसी को, नोट्स को, कॉइन्स को जेब में लेके घूमना पड़ता था। दूसरा, डिपॉजिट कराने हमको बैंक जाना पड़ता था यार, बैंक में लंबी लंबी लाइनें लगी है ना, कुछ बैंक्स का कभी लंच खत्म नहीं होता, कुछ बैंक के सर्वर डाउन रहते हैं, तो आज गए नहीं निकला, नहीं डिपॉजिट हुआ, वापस जाना पड़ेगा, पब्लिक हॉलीडे आ गया, तो मैं कहां पैसा लेके घूमूंगा, उसका सॉल्यूशन दिया इलेक्ट्रॉनिक मनी में, ई मनी ने या ई ट्रांजैक्शन में, है ना। अब आप कहीं भी बैठे बैठे किसी का QR स्कैन करके आप पैसे भेज सकते हो, पैसे ले सकते हो, बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, आपको हैवी करेंसी यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको फिजिकल मनी जेब में लेके घूमने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक फैक्ट ये है कि अभी भी मोस्ट ऑफ द इंडिया जो है फिजिकल करेंसी पे डिपेंड करता है, अमेरिका जैसा बड़ा कंट्री भी करता है और इंडिया जैसा बड़ा कंट्री भी करता है। ई मनी जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी या इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है ना, इट इज ऑन द राइज, अभी किस पे हो, राइज पे, धीरे धीरे हो रहा है, हालांकि वो बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है, पेटीएम सुना होगा आपने और दूसरे काइंड ऑफ एप्स सुने होंगे आपने, जिससे पेमेंट किया जा सकता है, जिससे पेमेंट लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ई मनी जो है वो स्टिल कंसिडर्ड इज, इट इज एट राइज, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, ठीक है, तुमने पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक के क्या पास क्या ऐसा बड़ा सा लॉकर रखा हुआ है क्या, तुमने बोला मेरा अकाउंट है बैंक में, बैंक में क्या है, मेरा अकाउंट, SBI में या किसी XYZ बैंक में मेरा क्या अकाउंट, अकाउंट होने का मतलब तुम क्या समझते हो कि सच में एक लॉकर होगा, उसमें तुम्हारे पैसे ले जाके रख देंगे वो, यही लगता है कई लोगों को कि बैंक में अकाउंट होने का मतलब क्या, कि पैसे ले जाके वो एक लॉकर देंगे, बैंक में लॉकर फैसिलिटीज होती है लेकिन वो अलग चीजों के लिए होती है, ठीक है, तुम्हारा पैसा जो होता है ना, तुम्हारा पैसा बैंक सर्कुलेट करती है, तुम्हारा पैसा क्या करती है, बैंक सर्कुलेट करती है, किस फॉर्म्स में, लोन के फॉर्म में, लोगों को लोन बांटने के फॉर्म में, ठीक है, इसको बोलते हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, बैंक क्या देती है, लोन देती है लोगों को, समझते हैं कैसे, बैंक्स होल्ड ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश, यूजुअली अराउंड 15% इन इंडिया। अब देखो बैंक में रोज करोड़ों रुपए डिपॉजिट होते होंगे, कितने रुपए डिपॉजिट होते, करोड़ों, मतलब करोड़ों तो मैं छोटा बोलूं, मल्टीपल करोड़ में जो पैसे हैं वो क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या है, बैंक्स होल्ड ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन, बैंक्स होल्ड ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश, यूजुअली अराउंड 15%, लेकिन उस डिपॉजिट का बैंक सिर्फ 15% रखती है, कितना, 15%, मतलब 15%, तो सर बाकी पैसा कहां जाता है, बाकी का 85% बैंक क्या करती है, क्या करेगी बैंक 85% पैसा रख के हमारा, बताता हूं क्या करेगी। The major portion of the deposit is used to extend loans to the people who need credit. जिन लोगों को लोन की जरूरत होती है उन लोगों को लोन इसी पैसा से बांटा जाता है। 85% जो कैश होता है डिपॉजिट का, कितना परसेंट, 85% कैश जो होता है डिपॉजिट का,
वो किस में काम आता है, वो आता है डिपॉजिट्स इज यूज्ड टू एक्सटेंड लोन्स, किसके लिए, लोन्स देने के लिए, जिन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है उन लोगों को लोन्स देने के लिए। लोन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, आजकल कोई भी चीज लोन पे उठ जाती है, ठीक है। बैंक्स मीडिएट बिटवीन डिपॉजिटर्स हु हैव सरप्लस फंड्स एंड बोरोवर्स हु नीड फंड्स, ठीक है। तो बैंक क्या हो जाती है, मीडिएट करती है इसके बीच में, इसके बीच में, उन लोगों के बीच में जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है और उन लोगों के बीच में जो जिनको पैसे की जरूरत है। जो पैसा डिपॉजिट करेंगे और बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे, वो पैसा जो है बैंक उनको देती है जिसको इनकी जरूरत है, बदले में क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। आई बात समझ में, स्ट्रेटेजी कमाने की, बैंक भी कमाने बैठी। अब तुमको लग सकता है कि सर ये 15% ही रखती है सिर्फ बैंक, इतना कम, खत्म हो गया। तो बेटा 15% छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, ये 15% इतना बड़ा अमाउंट होता है कि छोटे मोटे कंट्री की जीडीपी वगैरह जो होती है ना, उससे कंपेयर किया जा सकता है इसको। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता 15%, ठीक है। लोग मिलियंस बिलियंस में ट्रांजेक्शन होता है बैंक में रोज, डिपॉजिट आना जाना पैसे का, इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। तो ये तुमको अगर लग रहा हो कि 15% जो है ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, नहीं, ये अमाउंट परसेंटेज के हिसाब से छोटा अमाउंट लग रहा है। अगर देखने जाओगे तो ये अपने आप में इट्स अ ह्यूमंगस सम, ये बहुत बड़ा सम होता है, ठीक है। ठीक, समझ, आगे बढ़ो। टू क्रेडिट सिचुएशन। अब क्रेडिट का मतलब क्या, उधारी पे पैसा लेने से। लोन जो लिया ना तुमने बैंक में, तो तुमने बैंक से उधार लिया, किससे उधार लिया, बैंक से उधार लिया। स्कूल है, स्कूल के बाहर गए तुम, या दोस्त के साथ कहीं गए, दोस्त ने बोला समोसा खाएगा, तुमने बोला खाऊंगा तो सही पर मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। दोस्त ने बोला चल कोई बात नहीं, बाद में दे देना, अभी पैसे मैं दे देता हूँ। या तुमको किसी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ गई, ठीक है, तुमने तुम्हारे दोस्त से पैसे मांगे, यार 20 रुपए दे दे, मेरे को ऐसा करवाना है, 50 रुपए दे दे, मेरे को ये काम है, ठीक है। तो उसने जो पैसे दिए ना, वो क्रेडिट पे दिए तुमको, किस पे दिए, क्रेडिट पे दिए, ठीक है। ये क्रेडिट जो वर्ड है ना, क्रेडिट से बना है। क्रेडिट का मतलब होता है भरोसा, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, भरोसा, ठीक है। तो उसने भरोसे में पैसे दिए, और दोस्त दोस्त के पैसे कभी वापस देता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्रेडिट बना रहता है, भरोसा बना रहता है। दोस्त 10 बार मांगेगा, दूसरा दोस्त 10 बार देगा, ठीक है। टू क्रेडिट सिचुएशन। तो अब हम समझते हैं कि दो क्रेडिट सिचुएशन कैसे बनती है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो इट इज काइंड ऑफ सेफ लोन, कि बैंक जो है हम लोन चुका देंगे, नहीं चुका पाए तो दूसरी कुछ टेक्निक्स होती है जिनसे बैंक जो होती है लोन निकलवा लेती है, लीगल वे में। किस वे में, लीगल वे में। ऐसा नहीं कि बैंक जो है बंदूक लेकर आपके खड़ा हो जाएगी आके, नहीं, ठीक है। तो दो क्रेडिट सिचुएशन समझते हैं। पहली है पॉजिटिव इंपैक्ट। क्रेडिट हेल्प्स टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयरबाय इंक्रीज अर्निंग्स। ओके, तो एग्जांपल जो लिया गया है बिजनेस का लिया गया। एक बिजनेस है, बिजनेस में तीन चीजें होती हैं। प्रोडक्शन तो होता है, चल प्रोडक्शन से ही समझते, प्रोडक्शन होता है। तो अगर ऑनगोइंग एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन आपको पूरा करना है, एक बिजनेस है वो किसी चीज का प्रोडक्शन करता है, मान लो पेन का प्रोडक्शन करता है, किसका प्रोडक्शन करता है, पेन है, पेन का प्रोडक्शन करता है। तो उस बिजनेस में प्रोडक्शन जो होगा वो ऑनगोइंग रखना पड़ेगा उसको। रोज पेन बनेंगे क्योंकि रोज पेन जा रहे हैं, रोज पेन बिक रहे हैं। तो प्रोडक्शन में मान लो कि उसके पास कुछ प्रॉब्लम हो गई और पैसा नहीं है, तो वो लोन ले लेगा बैंक से। क्या करेगा वो, बैंक से लोन ले लेगा। दूसरा, कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम। अब उसको लग रहा है बैंक, ये पेन प्रोडक्शन वालों को, कि भाई साहब इसकी डिमांड बढ़ गई है और मैं जो डिमांड है उसके हिसाब से मैं प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा हूँ। अब उसने सोचा और उसको ऑर्डर आ गया बहुत बड़ा बल्क का। मान लो वो एक दिन में 1 लाख पेन बना पा रहा था। कितने पेन बना पा रहा था वो, 1 लाख पेन बना पा रहा था, ठीक है। लेकिन उसका ऑर्डर हो गया कि तुमको 2 दिन में कितने पेन देना है, 2 दिन में तुमको 6 लाख पेन बना के देना है, ठीक है। तो उसने सोचा कि हम क्या करें, या 1 महीने में तुमको इतने पेन बना के देना है, ठीक। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 1 महीने में वो 1 लाख पेन बना रहा था। अब उसको 1 महीने में कितने पेन बनाने हैं, 2 लाख पेन बनाने हैं। तो कैसे बनाएगा वो, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा, 1 महीने में 1 लाख बना पा रहा था, उसको 2 महीने में, मतलब अगले महीने उसको कितने पेन देने हैं, 2 लाख बना के देने। कैसे बना पाएगा वो। प्रोडक्शन ऑन टाइम जो है वो कैसे कंप्लीट होगा, वो एक और यूनिट खड़ी कर लेगा, ठीक है। वो एक और प्रोडक्शन यूनिट या तो किराए से ले लेगा, ठीक है, और वर्कर्स लेके आएगा। तो उसका भी पैसा जो है अगर उसके पास नहीं है तो क्या ले सकता है, लोन ले सकता है, एंड देयर बाय इंक्रीज अर्निंग। तो ये सारी चीजें अगर हो गई, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्ट बिक रहे, तो उसकी अर्निंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। द डेट ट्रैप। द डेट ट्रैप, उधार लेना हमेशा अच्छी बात नहीं होती है। हमको स्कूल में भी सिखाया जाता है, ये हमको हमारे पेरेंट्स भी सिखाते हैं। कुछ लोग ये समझ लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। तो जो नहीं समझ पाते हैं ना, वो फंस जाते हैं किसमें, डेट ट्रैप में। डेट का मतलब होता है कर्जा, डेट का मतलब क्या होता है, कर्जा। इसको डेट नहीं पढ़ते, इसको डेट पढ़ते हैं।
डेट का मतलब क्या होता है, कर्जा। तो कर्जे के चंगुल में, कर्जे के ट्रैप में, कर्जे के जाल में कुछ लोग फंस जाते हैं। ये वो लोग फंसते हैं जो लोन शार्क से पैसा लेते हैं, मतलब हम सब बोल सकते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज से। कुछ लोग होते हैं जो ब्याज पे, इंटरेस्ट पे पैसा चलाते हैं, और इनकी इंटरेस्ट रेट जो होती है ना, वो काफी हाई होती है। क्या होती है? वो काफी हाई। ये लोगों को परेशान करके रख देती है, ठीक है। ये लोग, इनका कोई फॉर्मल सोर्स नहीं होता है कि हाँ ये इतने परसेंट ही रेट लेंगे हम या उतने परसेंट ही रेट लेंगे। ये लोग अपनी मनमानी चीज करते हैं, ठीक है। समझते हैं कैसे? High risk situation like crop failure, credit can push borrower into a situation from which recovery is very painful, है ना। मान लो सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन, क्रॉप फेल हो गई। क्या हो गई? क्रॉप फेल हो गई, मतलब सूखा पड़ गया, क्रॉप होगी और सूखा पड़ गया, ठीक है। पानी नहीं गिरा तो क्रॉप ही नहीं होगी, या पानी इतना गिरा कि क्रॉप खराब हो गई। दोनों सिचुएशन में जो है क्रॉप क्या हो रही है? खराब हो रही है। तो उसमें बोरोवर की ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि लोन की रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पाती। लोन रिकवर कब करेगा? लोन रीपे वो कब करेगा? जब वो खुद अर्न करेगा। जब वो खुद अर्न करेगा तभी वो लोन रीपे करेगा, ठीक है। तो इस ऐसे केस में क्या होता है? जो फार्मर होता है या जो बोरोवर होता है, मनी लेने वाला होता है, वो किसमें फंस जाता है? डेट ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। चलो आगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, समझते हैं क्या होता है। हाँ, पहला पॉइंट क्या लिखा है? एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट व्हिच इज रेट विद द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर। अब जो बोरोवर होता है, बोरोवर को जब वो मिलता है, लोन मिलता है, क्या मिलता है? लोन मिलता है। तो क्या बनता है? लोन एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है? लोन एग्रीमेंट। बैंक से भी लोन एग्रीमेंट मिलता है, ठीक है। जितने भी फॉर्मल सोर्स है क्रेडिट के, जितने भी लीगल सोर्स है क्रेडिट के या लोन के, उनका सबका क्या बनेगा? लोन का एग्रीमेंट बनेगा। लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट व्हिच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर, ठीक है। तो अगर किसी ने लोन लिया, मैंने लोन लिया, तो पहले से ही डिसाइड होगा कितना परसेंट इंटरेस्ट उस लोन पे मुझे चुकाना पड़ेगा, ठीक है। कितना परसेंट इंटरेस्ट उस लोन पे मुझे चुकाना पड़ेगा, ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। लेंडर्स में डिमांड कोलेटरल सिक्योरिटी, सुना होगा ना, चीज गिरवी रखना, कि अगर तुम नहीं रीपे कर पाए तो क्या करोगे फिर? तो बोले घर गिरवी रख दो, कार गिरवी रख दो, जमीन गिरवी रख दो। तो इसको बोलते हैं कोलेटरल। कि अगर ऐसा केस होता है कि आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी कोई चीज हम बेच के आपका लोन क्या करेंगे? रीपे करवा लेंगे, रिकवर कर लेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? कोलेटरल अगेंस्ट लोन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एज सिक्योरिटी रख सकते हो अगेंस्ट अ लोन, ठीक है। Interest rate, collateral, documentation, and mode of repayment together comprise the terms of credit. टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब जो शर्तें होती है क्रेडिट की, उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है कोलेटरल, इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, आप भाग ना जाओ, कोई लोन लेके भाग ना जाए, इसलिए क्या लगते हैं? डॉक्यूमेंटेशन भी लगते हैं। बहुत होते हैं लोन फ्रॉड, लोन ले लेते हैं और फिर रीपे नहीं करते और भाग जाते हैं। मोड ऑफ रीपेमेंट, कैसे रीपे होगा, उसका मोड, ये सारी चीजें क्या होती है? किसमें होती है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। तो लोन जो तुम समझ रहे थे ना, बैंक का लोन ले लिया, इतनी आसानी से नहीं मिलता, ये सारी कंडीशन होती है। सबसे पहले लोन एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। लोन एग्रीमेंट में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट की कितने परसेंट की इंटरेस्ट से मैं रीपे करूंगा लोन। दूसरा, कोलेटरल या सिक्योरिटी रखी जाती है, कोई चीज रखी जाती है वहां पर एज अ सिक्योरिटी की, अगर रीपे नहीं कर पाया कोई, तो उसके एक्सचेंज में ये वाली चीज बेच के जो लेंडर होता है वो क्या कर सकता है? चीजें मतलब लोन जो है वो रिकवर कर सकता है। इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, अब अच्छा समझते हैं सर, कब से आप बोल रहे हो कि लीगल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, फॉर्मली लोन लेना, बैंक से लोन लेना। आपने एक टर्म यूज कर लिया लोन शार्क, किसी से प्राइवेट पर्सन से लोन नहीं लेना, पर्सनली वो लोन नहीं लेना। क्या होता है हमको समझाओ तो सही। तो ठीक है, समझाता हूं मैं। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट सबसे अच्छा फॉर्म है क्रेडिट का, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट या फॉर्मल सेक्टर लोन आपको जो नेशनलाइज्ड बैंक है, जो बैंक गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, उनसे मिलता है ना। तो समझते हैं कैसे। फॉर्मल सोर्सेस इंक्लूड बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स जो होते हैं ना, कुछ लोग मिलके एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं और वो इंस्टीट्यूशन जो होती है लोन बांटती है काफी कम रेट में या ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट पे, है ना। ये कहां पर काम करते हैं? ये काम करते हैं विलेज वाले एरिया में, जहां पर लोन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, लेकिन वहां के लोग जो है लोन रीपे करना नहीं, रीपे जो है वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास उनकी कई प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए तो वहां पे कोऑपरेशन काम करते हैं। सुपरवाइज क्लोजली बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स का ध्यान कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखती है। क्यों रखती है?
क्योंकि जितनी भी मॉनेटरी एक्टिविटी होती है इंडिया में सबका ध्यान कौन रखता है, आरबीआई रखती है। कौन रखती है, आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनफॉर्मल सोर्सेस इंक्लूड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स एंड रिलेटिव्स। ठीक है, देखो मनी लेंडर्स यहाँ पे लिख रखा है, मनी लेंडर्स। अब ये लोग क्या करते हैं, लोगों को फंसा के उनको लोन देते हैं, उनके रिक्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, और फिर मनमानी रेट से क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। बहुत खराब सिस्टम होता है ये, इवन इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज तक हो जाती है अगर लोन वाला इसमें केस हो गया तो। ठीक है, तो इनफॉर्मल सोर्स से कभी लोन नहीं लेना, ठीक है, हमेशा किससे लेना, फॉर्मल से। इनफॉर्मल लेंडर्स यूजुअली चार्ज मच हायर इंटरेस्ट रेट। इनका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, लीडिंग टू हेवी डेट बर्डन्स फॉर द बोरोवर्स, है ना। तो इसके कारण क्या होगा, हेवी डेट बर्डन्स किस पे पड़ेगा, डेट का बर्डन किस पे पड़ेगा, बोरोवर पे। ठीक है, इनफॉर्मल सोर्स इज द वर्स्ट सोर्स टू गेट अ लोन। हमेशा लीगल जाओ, लीगल बैंक से लोन लो, है ना, गवर्नमेंट अप्रूव्ड बैंक से लोन लो, कोऑपरेटिव से अगर लोन ले रहे हो, कोऑपरेटिव्स वो होंगे जिनको क्या किया गया होगा, रेगुलेट किया होगा, जो लीगल होंगे और जो अच्छे होंगे, उन्हीं से लो लोन। नहीं तो ये इनफॉर्मल सोर्सेज जो होते हैं इनसे कभी भी लोन नहीं लेना। आई बात समझ में। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, अभी मैंने कोऑपरेटिव समझाया। ये कोऑपरेटिव क्या होते हैं, कुछ लोग मिलकर कोऑपरेशन बनाते हैं, उसमें पैसा इकट्ठा करते हैं और जिसको रिक्वायरमेंट होती है उनको लोन बांटते हैं बहुत माइन्यूट रेट में, और ना के बराबर इंटरेस्ट लेते हैं उनसे। ठीक है, सिर्फ मेंटेनेंस वगैरह का जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है वो। अब हम समझते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइज द रूरल पुअर, पर्टिकुलरली वुमेन, इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू पूल देयर सेविंग्स। ठीक है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव में जो विमेन वगैरह ये सब होती है, इनको इकट्ठा करके, इनको क्या करके, इनको इकट्ठा करके इनको सेविंग्स करने के लिए क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, पैसों की सेविंग्स करनी चाहिए, है ना। उसमें ये लिखा है ना, पूल देयर सेविंग्स, है ना। स्पेशली किसको, विमेन को, किसको, विमेन को इंस्पायर करते हैं कि क्या करना चाहिए, हमको सेविंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सेविंग करना चाहिए। ठीक है, मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। अब इसका मेंबर बनना पड़ता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या बनना पड़ता है, मेंबर बनना पड़ता है। और आपको जो मेंबरशिप मिली होती है उसके एक्सचेंज में ये होता है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा बड़े अमाउंट में तो नहीं, लेकिन फिर भी लोन मिल जाता है ना के बराबर इंटरेस्ट रेट में। इसमें ना के बराबर इंटरेस्ट रेट में, बहुत कम इंटरेस्ट रेट होती है इसकी। ये विलेजेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, ये एग्जिस्ट क्या करते हैं, छोटी सिटीज में या विलेजेस में, है ना, जहां पर लोगों को सेविंग्स के बारे में आइडिया नहीं होता, जहां पर लोगों को ये होता है कि हमको लोन तो लेना है पर बैंक से लोन मिल नहीं पा रहा है, हमारे पास कुछ कोलेटरल नहीं है, और जो मनी लेंडर के पास हम जा रहे हैं वो तो कुछ और ही रेट बता रहा है, और वो मनी लेंडर के केस देख चुके होते हैं कि ये इसने लोन लिया था उनका, और वो मनी लेंडर वाला जो प्राइवेट लोन लिया वो तो बड़ा खराब केस हो गया था। ठीक है, तो वहां काम आते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या आते हैं वहां पर, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां पर क्या करते हैं, लोगों को अश्योरेंस देते हैं कि आप मेंबर बनो, पैसे बचाओ, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो हम आपको क्या देंगे, लोन भी देंगे। ठीक है, विलेजेस में काफी अच्छा काम करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इनमें से क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। गोल्ड या सिल्वर कॉइन चलते हैं क्या, अभी नहीं चलते हैं। अरे वो सिल्वर कलर के कॉइन्स होते हैं, लेकिन वो क्या सिल्वर के बने हुए कॉइन्स होते हैं क्या, नहीं। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट। कैटल एंड ग्रेन्स, मैं आ जाऊं तुम्हारे घर पे क्योंकि 4 बोरे जो है गेहूं दे दे, मैं तेरे को 2 भैंस दे देता हूं, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। पेपर नोट्स एंड कॉइन्स और प्रीशियस स्टोन्स। प्रीशियस स्टोन्स आर प्रीशियस, ये भी प्रीशियस चीज थी, इसकी भी कहीं ना कहीं वैल्यू है, लेकिन क्या ये करेंसी का फॉर्म है, नहीं। करेंसी का एक ही फॉर्म है, पेपर कॉइन्स एंड पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, Who issues currency notes on behalf of central government in India? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन जो है वो नोट्स को या करेंसी को इशू करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, वर्ल्ड बैंक क्यों करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। What do banks use? What do banks use the major portion of public deposits for? पब्लिक डिपॉजिट्स का मेजर पोर्शन जो होता है, अपन ने पढ़ा था ना वो कि 85% तो डिपॉजिट रखती नहीं है बैंक। बैंक कितना रखती है, 15%। तो पूछा जा रहा है कि 85% जो था डिपॉजिट, है ना, इसका बैंक क्या करती है, बताओ। अभी पढ़ा हमने, वो क्या करती है, लोन देती है। क्या करती है वो, लोन देती है।
Which of the following is a key element in terms of credit? Terms of credit, लोन लेने की जो शर्तें होती है, जो कंडीशंस होती है, उसमें फॉलोइंग की एलिमेंट क्या है? कोलैटरल, बोरोवर्स एजुकेशन, बैंक मैनेजर्स अप्रूवल, ट्रैवल हिस्ट्री। कोलैटरल पढ़ा था ना हमने कि लोन लेते हो तो उसके एक्सचेंज में कुछ ना कुछ रखना पड़ता है ताकि तुम रीपेमेंट ना कर पाओ, तो उस चीज को बेच के वो क्या करे, लोन का जो रीपेमेंट है वो रिकवर कर। Which of this is an example of an informal source of credit? इसमें से क्या informal source of credit है? Commercial banks नहीं, cooperative सोसाइटीज नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो तो लोन ही नहीं देती, वो लोगों को लोन नहीं देती, वो स्टेट्स को लोन देती, ठीक है। विलेज मनी लेंडर्स है ना, बड़ा खराब होता है इनफॉर्मल सोर्स क्रेडिट का, है ना। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बड़ा खराब होता है, वो कौन होता है? विलेज मनी लेंडर्स, या विलेज भी हटा दो, सिर्फ मनी लेंडर्स, कभी चक्कर में नहीं पड़ते। Let's start with subjective questions. How does money solve the problem of double coincidence? है ना, डबल कोइंसिडेंस समझा था हमने कि मुझे वही व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको मेरे पास जो चीज है उसकी रिक्वायरमेंट हो और उसके पास वही चीज हो जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे हो, ठीक है। तो उसके बारे में लिखना है यहाँ पर। मनी उसको सॉल्व कैसे करता है? तो मनी हर प्रोडक्ट की एक वैल्यू डिसाइड कर लेता है, एक प्राइस डिसाइड कर लेता है, इसलिए वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। व्हाट डू वी नीड, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपांड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल इंडिया? रूरल इंडिया में फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है, जो बैंक वाले जो क्रेडिट्स होते हैं, जो रेगुलेटेड बैंक जो क्रेडिट देती है, उसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। वहां पर अभी भी मनी लेंडर्स से बहुत ज्यादा लोन्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए? तो दैट्स द क्वेश्चन। व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड एसएचजीज फॉर द पुअर? अभी पढ़ा ना, एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। एसएचजी का आइडिया क्या था? एसएचजी क्यों बनाए गए, उसका रीजन लिखना है हमको, और ये विलेज में क्यों काम आते हैं, तो उसका भी हमको क्या लिखना है? रीजन लिखना है। क्रेडिट हैज इट्स ओन यूनिक टू साइडेड फेस। क्रेडिट के दो साइडेड फेस होते हैं। कैसे होते हैं टू साइडेड फेस? बिकॉज टेकिंग लोन इज ऑल्सो अ रिस्क। तुमने खेती करने के लिए लोन लिया, ठीक है, नहीं हुआ वहां पे खेती, तो फिर तुम क्या करोगे? क्रॉप फेल हो गई तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इनफॉर्मल सोर्स से तुमने क्रेडिट ले लिया, लोन ले लिया, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। In situations with high risk, credit might create further problems for the borrower. Explain the concept of debt trap. Debt trap समझा था ना, पूरा का पूरा वो कॉन्सेप्ट लिख देना इसमें, है ना, कि अगर क्रॉस फेल हो गई या बिजनेस फेल हो गया तो रीपेमेंट कैसे करेगा? तो बोरोवर के ऊपर जो है वो और ज्यादा बर्डन डालने वाली बात हो गई, ठीक है। तो दिस वाज योर चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।